बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ARM अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो है जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे जो चीज़ें देखने वाली हैं इसी लेक्चर के अंदर, दैट इज़ रिवर्स ऑर्डर। आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर देखेंगे तो हमारे पास 4 किस्म की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हमें अवेलेबल होती हैं। एक है आपके पास आर बिट रिवर्स, REV 16 एंड RVSH। बेसिकली रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर हम रिवर्स बिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्स के अंदर बिट्स का ऑर्डर था, डेस्टिनेशन के अंदर जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। दैट मीन्स कि जहाँ पे हमारी LSB थी वहाँ पर अब हमारी MSB मौजूद है। सो दैट मीन्स कि आपका ऑर्डर इन्वर्स हो जाता है और आप जो है जो आपके डाटा का LSB है वो MSB की तरफ मूव कर जाता है और MSB LSB की तरफ। तो ये है आपकी रिवर्सल, ऑर्डर रिवर्सल। तो इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ आर बिट, और उसके लिए हम जो दो ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ योर डेस्टिनेशन एंड सोर्स। जो सोर्स के अंदर वैल्यू होगी उसको रिवर्स करके बिट बाय बिट रिवर्सल जो है वो करके वो आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर प्लेस कर दी जाएगी। इसी तरह इसकी जो सेकंड कंडीशन हमारे पास मौजूद है दैट इज़ योर रिवर्स REV। इसके अंदर आपकी जो रिवर्सल है वो बाइट बाय बाइट होगी। सो दैट मीन्स कि चूँकि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो 32 बिट रजिस्टर्स हैं, सो दैट मीन्स कि 32 बिट रजिस्टर होने की वजह से इसमें आपके पास 4 बाइट्स मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 4 बाइट्स हैं वो आपस में जो है वो इंटरचेंज होती हैं और वो रिवर्स होती हैं। सो दैट मीन्स कि बाइट नंबर 0 जो LSB साइड पे आपकी बाइट थी वो आपकी एक्सचेंज हो जाएगी MSB वाली साइड से। तो दैट मीन्स के बाइट 0 जो है वो पहले ऑर्डर था 1 then 2 then 3 and then 4। अब आपका ऑर्डर हो जाएगा 4 then 3 then 2 and then 1। सो ये आपका जो रिवर्सल होगा ये बाइट बेस रिवर्सल होगा। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन हमारे पास रिवर्स की मौजूद है दैट इज़ योर Rev 16। Rev 16 के अंदर बेसिकली जो आपकी रिवर्सल है वो विद इन 2 बाइट्स या 16 बिट्स के अंदर आपकी रिवर्सल होती है। सो दैट मीन्स के एक बाइट जो है जो 0 है वो एक साइड पे चली जाएगी और इसी तरह दूसरी वाली दूसरी साइड पे आ जाएगी, और ये आपकी जो है लोअर 16 बाइट के अंदर एक कन्वर्जन होगी और अपर या हायर 16 बाइट में अलहदा से आपकी जो है वो रिवर्सल होगी। सो Rev 16 के अंदर 16 बिट की आपकी रिवर्सल होती है। आपकी जो लोअर 2 बाइट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होती हैं और जो हायर 2 बाइट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होती हैं। इनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके लिए आपको सिंपल जो निमोनिक लिखना पड़ेगा दैट विल बी REV 16। और इसके बाद जो हमारे पास इसकी लास्ट साइन लास्ट मौजूद है रिवर्सल ऑर्डर की इंस्ट्रक्शन दैट इज़ Rev SH। Rev SH के अंदर बेसिकली हम लोअर जो 2 बाइट्स हैं उनको इंटरचेंज करते हैं और जो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास MSB बनती है, यानी ये आपकी LSB है और ये इसकी MSB। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो MSB की आपकी वैल्यू होगी उसकी साइन एक्सटेंशन अपर 2 बिट्स के अंदर हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि अगर आपके रिवर्सल करने के बाद अगर आपके पास वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू आई, जिसमें आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि मेरे पास अगर R0 की वैल्यू थी हेक्स में 0x33448899, तो जब इसकी रिवर्सल हो जाएगी तो चूँकि इसकी
लोअर दो बाइट्स ने इंटरचेंज होना है तो आपके पास 99 एंड 88 हो जाएगा, और ऊपर वाली जो दोनों बाइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ख़त्म होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी हायर बाइट जो हायर बाइट है वो बनती है 9, और अगर इसका आप कोड देखेंगे बाइनरी तो वो बनता है 1001। सो ये वाली बिट जो है ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगी आफ्टर द रिवर्सल ऑफ दीज टू बाइट्स। तो इसकी आपकी अगले जो हायर दो बाइट्स हैं उसके अंदर साइन एक्सटेंशन होगी। साइन एक्सटेंशन ये होती है कि जो भी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यही सारे के अंदर कॉपी हो जाएगी, यानी क्योंकि ये हमारे साइंड नंबर के अंदर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये साइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये वैल्यू 1 है तो ऊपर वाले तमाम साइन एक्सटेंशन के अंदर 1 कॉपी हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरे साइन एक्सटेंशन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ 0 कॉपी हो जाएंगी। सो आप ये देख सकते हैं इसी वजह से आपके पास जो अपर दो बाइट्स में आपके पास डबल एफ कॉपी हुआ है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं ज़ीरो एंड साइन एक्सटेंशन, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही होती है कि अगर आपके पास अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं कि एक हमने ये दोनों साइन वैल्यूज़ हैं, हमने ए और बी के अंदर हमने वैल्यूज़ रखवाई, और ए जो है वो आपका 8 बिट में है, अगर आप उसको 16 और दूसरा आपने 16 बिट में आपने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर आप इनके अगेंस्ट इनका हेक्स कोड देखेंगे तो आपको नज़र आएगा डबल एफ, क्योंकि -1 का आपको डबल एफ मिलता है 8 बिट के अंदर। और अगर आप -2 को 16 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको बेसिकली एफ ई मिलेगा, चूँकि अपर बाइट जो है अगर हम इसको सिंपल मैं इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करूं तो -1 जो होगा वो होगा एफ, और -2 जो है वो होगा एफ ई। लेकिन चूंकि ये 16 बिट में है तो ये साइन जो है वो ऊपर भी कॉपी हुआ है, सो दैट मीन्स कि ये क्या हुआ हुआ है ये इसकी साइन एक्सटेंशन हुई हुई है, और ये हो गया आपका एफ ई। सो अगर हम इसको ये देखें कि आपने सी के अंदर ए को पेस्ट किया है तो इसकी साइन एक्सटेंशन हो रही है। किस तरह? क्योंकि वो इसके ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास एक 32 बिट के अंदर जो बाइट्स होती हैं वो 4 होती हैं, आपकी 8 बिट्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो 1 बाइट है। सो बाकी 3 के अंदर क्या होगा, जब आप ए को सी के अंदर पुट करेंगे तो आपको इनको भी कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अगर आप इसको वैल्यू असाइन करते हैं और जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और उसी को आप ऊपर कॉपी कर देते हैं तो दैट मीन्स आपने क्या किया, ये आपने साइन एक्सटेंशन की है। और अगर आप इसके अंदर बजाय ये कि जो साइन है उसको कॉपी करें और अगर आप इसकी जगह तमाम वैल्यूज़ को 0 कर देते हैं तो आप उसको 0 एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हम इसको जो असेंबली लैंग्वेज है उसके नाम साइन एक्सटेंशन और 0 एक्सटेंशन कैसे करते हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट इज़ साइन एक्सटेंशन और 0 एक्सटेंशन की, तो ये पहली दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हैं साइन एक्सटेंशन की, जबकि नीचे वाली जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी 0 एक्सटेंशन को। इसके अंदर आप देख सकते हैं जब हम पहले वाले में बात करते हैं SXTB, तो इसके अंदर आपने साइन एक्सटेंशन की है बाइट लेवल के ऊपर। सो दैट मीन्स कि जब आप SXTB लिखेंगे तो जो भी आपकी R0 के अंदर वैल्यू है उसकी सिर्फ लोअर बाइट को वो लेगा जो कि है 65, और उसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर उसकी साइन की एक्सटेंशन कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखें जो लोएस्ट वैल्यू है वो है आपके पास 65, तो अगर आपके पास 65 है तो इसका अपर नंबर है 6, और उसका जो अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बनता है 0110। इस केस के अंदर हमारे पास जो कि MSB वैल्यू है दैट इज़ 0, तो इसी की एक्सटेंशन हमारे पास ऊपर नज़र आ रही, क्योंकि यही आगे नेक्स्ट 3 बाइट्स के अंदर जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं जो हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन मौजूद है दैट इज़ साइन एक्सटेंशन ऑफ हाफ वर्ड।
एच जो है वो हाफ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ वर्ड मीन्स कि आपने 2 बाइट्स या 16 बिट्स की आपने साइन एक्सटेंशन करनी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर मौजूद है वो 8765 है, जो कि 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है दैट इज़ 8, और अगर उसको आप बाइनरी में लिखेंगे तो वो बनता है 1000, और इस केस में जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज़ 1। और अगर आप 1 की वजह से आप इसकी साइन को आप जो है वो एक्सटेंड करेंगे तो तमाम अगले हायर बाइट्स के अंदर हमें डबल एफ मिलेगा। इसी तरह हमारे पास जो इसकी ऑल्टरनेटिव में दूसरी मौजूद हैं इंस्ट्रक्शंस, वो हैं ज़ीरो एक्सटेंशन। तो ज़ीरो एक्सटेंशन के अंदर आप जो चीज़ देखेंगे, इसके अंदर हम जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है जिसके अंदर हमने एक्सटेंशन करनी है, वहाँ हम साइन के बजाय हम सिंपल ज़ीरो पैडिंग कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे बाइट वाली देखेंगे ज़ीरो एक्सटेंशन UXTB को, तो इसमें आप देखेंगे कि चूँकि बाइट वाली है तो इसमें हमने सिर्फ एक बाइट वैल्यू ली। अब चूँकि इसके अंदर C की वैल्यू जो है 6 की वैल्यू 0110 है, तो इसका कोई ज़ीरो का इफ़ेक्ट जो है इसकी हायर बाइट्स पर नहीं आएगा, और इसकी अपर दोनों बाइट्स के अंदर 00000000 कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर आप दूसरे में भी देखें जहाँ पे हमने हाफ वर्ड के ऊपर जो है अप्लाई किया है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ 8765, और 8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1000। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपके पास MSB 1 है, लेकिन आपके पास अपर बाइट जो है वो अभी भी 0000 एंड 0000 ही आपको मिलेंगी। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्सटेंशन हो रही है वो आपकी ज़ीरो की हो रही है, साइन की नहीं हो रही। सो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जो हमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूजेज में आती हैं, दैट इज़ योर डाटा मूवमेंट। और डाटा मूवमेंट में ज़्यादातर हमारी जो डाटा मूवमेंट है दैट इज़ बिटवीन रजिस्टर्स। तो जब हम डाटा मूवमेंट रजिस्टर्स के अंदर बात करते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं दैट इज़ मूव। अब मूव के अंदर हमारे पास 4 मेन कैटेगरीज आ जाती हैं। एक चीज़ है MOV। ये मूव जो है ये सिंपल आपका कोई भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को दूसरे ऑपरेंड के अंदर कॉपी कर देगा। सो दैट मीन्स कि आपका सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। इस तरह आप ये देख सकते हैं मूव R4, R5। सो दैट मीन्स कि R5 के जो भी कंटेंट्स हैं वो आपके रजिस्टर R4 में कॉपी हो जाएंगे। ये आपकी 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह आपके पास एक और इंस्ट्रक्शन है विच इज़ MVN R4, R5, जिसमें हमने पहले भी बात की थी कि इसको हम जो है वो बिट जो है लॉजिकल ऑपरेशन में भी कंसिडर करते हैं। उसकी वजह ये है कि R5 के कंटेंट्स जो हैं या डाटा जो है वो R4 में तो आएगा, लेकिन वो यहाँ आने से पहले जो भी R5 का कंटेंट है वो तमाम का तमाम लॉजिकल नॉट होने के बाद हमारे पास R4 में अवेलेबल होगा। सो दैट मीन्स के R5 के अंदर जो डाटा मौजूद है उसमें जहाँ जहाँ पे 1 होंगे वहाँ वहाँ पे ज़ीरोज़ रिप्लेस हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे वहाँ वहाँ पर हम 1 को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह हमारे पास मूव के अंदर जो है एक और पॉसिबिलिटी मौजूद है, और वो ये है कि हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तो शिफ्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट करने से पहले उस डाटा के अंदर हम लॉजिकल शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है LSL विच डिफाइंस एज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। ये हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको देखते हैं कि लॉजिकल शिफ्टिंग होती क्या है। लेकिन हम ये है कि आपका जो डाटा है वो R2 से R1 में जाने से पहले उसके अंदर 3 प्लेसेस की लॉजिकल शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स लेफ्ट, और उसके बाद जो डाटा बनेगा वो हम जो है वो R1 में प्लेस करेंगे।
इसी तरह आप जो है प्रोग्राम काउंटर या पीसी, इसका डाटा भी आप R0 में प्लेस कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आपको पास जो कुछ रजिस्टर्स के स्पेशल नेम हैं, आप उनको यूज़ करते हुए भी आप डाटा जो है वो वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर मूव कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पीसी को के लिए जो रजिस्टर का नेम यूज़ होता है दैट इज़ R15, और स्टैक पॉइंटर के लिए जो आप रजिस्टर का नेम है वो है R14। सो आप R14 भी यूज़ कर सकते हैं और SP भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, जिसमें आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं MRS और MSR। इन दोनों इंस्ट्रक्शन का फ़ायदा हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ स्पेशल रजिस्टर्स हैं, आप उनकी वैल्यू को रजिस्टर में या एक जनरल रजिस्टर में या जनरल रजिस्टर से स्पेशल रजिस्टर में डाटा की मूवमेंट कर सकते हैं। MR के केस में आप डाटा मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम स्पेशल रजिस्टर टू जनरल रजिस्टर। तो दैट मीन्स कि कोई जनरल रजिस्टर है, जस्ट लाइक आपने प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर देखा था जिसके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, आप उनकी वैल्यूज़ को किसी रजिस्टर में मूव करवा सकते हैं। तो अगर आपने उस स्पेशल रजिस्टर की वैल्यू को किसी जनरल रजिस्टर में मूव करवाना होगा तो आप जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे दैट विल बी MRS। और अगर आपने किसी जनरल रजिस्टर की वैल्यू को स्पेशल रजिस्टर में मूव करवाना हो, जस्ट लाइक R2 की वैल्यू को आपने स्पेशल रजिस्टर ASR PSR के अंदर मूव करना है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते प्लेस कर सकते हैं यूजिंग MSR। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मूव की कुछ और भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जिसके अंदर हम इमीडिएट नंबर्स को जो है वो रजिस्टर में प्लेस करवा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहली इंस्ट्रक्शन नज़र आएगी मूव W, उसके बाद आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर नज़र आ रहा है, और उसके बाद आपको एक हैश IMM16 मीन्स कि आप एक 16 बिट की वैल्यू को आप अपने रजिस्टर में मूव करवा रहे हैं। 16 बिट की वैल्यू क्यों? उस 16 बिट की वैल्यू इसलिए क्योंकि आपने इसके आगे जो यूज़ किया हुआ है MOV के आगे वो आपने W यूज़ किया हुआ है। इसी तरह अगर आप मूव करेंगे MWVT तो आप 16 बिट का नंबर ये भी आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो आप MOVT के अंदर आप नंबर प्लेस करेंगे ये जो है ये हायर 16 बिट्स में प्लेस करेगा। हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उसके अंदर 4 बाइट्स मौजूद हैं, 2 लोअर और 2 हायर। अगर आपने लोअर बाइट्स के अंदर या लोअर 16 बिट के अंदर डाटा प्लेस करना है तो आप MOVW यूज करेंगे। जबकि अगर आपने हायर बाइट के अंदर या हायर 16 बिट के अंदर डाटा प्लेस करना है तो उसके लिए आप जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो MOVT यूज करेंगे। अगर आप इसके अंदर नीचे देखेंगे कि यहाँ पे सैम्पलिंग वर्किंग हुई हुई है तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आप जब MOVW को के ज़रिए आप डाटा प्लेस करते हैं तो वो लोअर बाइट के अंदर लोअर 16 बाइट के अंदर 16 बिट के अंदर डाटा प्लेस करता है, जबकि ऊपर वाली जो 16 बिट्स हैं उसके अंदर 0 प्लेस करता है। लेकिन जब आप MOVT को यूज़ करते हैं तो वो हायर 16 बिट में डाटा रखता है, लेकिन जो लोअर 16 बिट्स हैं उनको जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता। उसके अंदर जो भी वैल्यू मौजूद हो उसको जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि अगर आप इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से लिखें कि आपने पहले लोअर 16 बिट के अंदर डाटा प्लेस किया है यूजिंग MOVW और उसके बाद आपने सेकेंड इंस्ट्रक्शन लिखी है MOVT, तो पहले वो लोअर 16 बिट में वैल्यू प्लेस करेगा और उसके बाद वो हायर 16 बिट में वैल्यू प्लेस करेगा, रिगार्डलेस के उसकी लोअर 16 बिट में क्या वैल्यू मौजूद है।
लेकिन अगर आप इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा? उससे इफेक्ट ये होगा कि अगर आप पहले MOVT करते हैं तो उसकी वजह से R0 के कंटेंट होंगे 0x 8765 और नीचे वाली वैल्यूज के लिए उसको कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो आपने सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है विच इज MOVW, तो उसके बाद इसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे? उसके बाद इसके कंटेंट्स होंगे R0 इज इक्वल टू 0x। चूंकि आपने MOVW किया है और MOVW जब अपनी वैल्यू प्लेस करता है तो हायर बाइट के अंदर जो है वो 00 प्लेस कर देता है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे 8765 आपका रिप्लेस हो जाएगा 0000 और 4321 से। सो हमें इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस ऑर्डर के अंदर इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे दैट इज़ कि आपके पास जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो अपने ऑपरेंड्स को कैसे अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। आपके पास दो ऑपरेंड्स मौजूद हैं और वो दोनों ऑपरेंड्स आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर जाते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसको डेस्टिनेशन ऑपरेंड में प्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो ऑपरेंड सोर्स 2 है इसके साथ एक बैरल शिफ्टर लगा हुआ है। तो दैट मीन्स कि अगर हमने कोई शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करना हो तो वो वाला ऑपरेंड हम सोर्स 2 के साथ सोर्स 2 के ऊपर हम सेंड करेंगे। यही वजह है कि आपने ये चीज़ देखी है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन के अंदर पीछे भी हमने एक इंस्ट्रक्शन देखी थी उसके साथ एक शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है जो हम इस पे अप्लाई करके हम अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवा सकते हैं। सो दैट मीन्स कि हम जो सेकंड वेरिएबल है या सेकंड ऑपरेंड है उसको शिफ्टिंग करवा के अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा के और उसके बाद हम अपना रिजल्ट जो है अपने डेस्टिनेशन में स्टोर करवाएं। ये फंक्शनैलिटी हमारे पास ऑप्शनल मौजूद होती है। लेकिन अब चीज़ ये है कि बैरल शिफ्टर के हमारे पास फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे क्या काम कर सकता है जिसकी हमें यूजेज हमें फ़ायदा हो सके। बैरल शिफ्टिंग के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल हैं दैट इज़ लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ़्ट अरिथमेटिक शिफ्ट राइट और रोटेट राइट और रोटेट राइट एक्सटेंडेड। अब ये पांचों की पांचों वैल्यूज हैं क्या? सबसे पहले देखते हैं हम लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट को। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट क्या करता है कि आपके पास जो 32 बिट डाटा मौजूद है रजिस्टर के अंदर उसको लेफ्ट साइड पे यानी टुवर्ड्स योर MSB शिफ्ट करता है। जब आप MSB की तरफ उसको शिफ्ट करते हैं तो आपको जो है फ्रॉम राइट या फ्रॉम योर LSB आपको वैल्यू को अपने जो है रजिस्टर के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाना पड़ता है ताकि MSB वाली साइड से वो वैल्यूज जो हैं वो आपकी जो है वो रजिस्टर की जो रिजल्ट्स हैं उससे वो बाहर निकल आए। जिस तरह आपका जो वैल्यू है फ्रॉम LSB टू MSB आपकी मूव करेगी, यानी अगर आपकी एक बिट जो है वो आपकी वैल्यू एंटर हुई है आपके B0 में तो डेफिनेटली अगर एक बिट एंटर होगी तो एक ही बिट आपकी जो है वो B31 से आउट होगी, क्योंकि एक एक बिट जो है वो आगे शिफ्टिंग होती जाएगी। और जिस तरह अगर ये 0 बिट एंटर B0 में हुई है तो B0 वाली B1 में
और B1 वाली B2 में, और B2 वाली B3 में, और इस तरह ऑनवर्ड्स B30 वाली B31 में, और B31 से जो वैल्यू बाहर आएगी वो कैरी फ्लैग के अंदर हमारे पास जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। और अगर हम इसको 3 मरतबा शिफ्ट करते हैं, सो दैट मीन्स कि हर मरतबा जो है आपका 0 एंटर होगा, और हर मरतबा यहाँ से एक वैल्यू जो इसके अंदर अपनी मौजूद थी वो यहाँ से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के बाद वो कैरी फ्लैग के अंदर एंटर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट राइट है, तो लॉजिकल शिफ्ट राइट के अंदर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके पास जो 0 की एंट्री है, अब वो बजाय LSB से एंटर होने के बजाय अब वो MSB वाली साइड से एंटर हो रही है। और जो वैल्यू जो आपकी एग्जिट करेगी रजिस्टर में से, वो आपकी B0 वाली साइड से होगी, विच इज़ योर LSB साइड। इन दैट केस ऑल्सो आपकी एक बिट जब एंटर होगी, और तो वो आपकी बिट जो है वो आपका डाटा जो है वो 1 बिट जो है वो शिफ्ट करता जाएगा। सो दैट मीन्स कि ये 0 जो एंटर होगा ये B31 पोजीशन पे एंटर होगा, और जो वैल्यू B31 पोजीशन पे थी वो शिफ्ट हो जाएगी B30 पे, और जो B30 के ऊपर वैल्यू थी वो शिफ्ट हो जाएगी B29 पे, और ये इसी तरह शिफ्टिंग जाएगी अनटिल और अनलेस कि आप LSB वाली साइड पर पहुंच जाएं, और यहाँ पे आपकी जो B2 की वैल्यू होगी वो B1 में शिफ्ट हो जाएगी, B1 की वैल्यू B0 में, और जो B0 की वैल्यू है वो इससे बाहर निकल के कैरी फ्लैग के अंदर एंटर हो जाएगी। नाउ दैट इज़ योर लॉजिकल शिफ्ट राइट। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट राइट क्या है। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट के अंदर आपकी जो बिट एंटर होती है, पहले हम बात करते हैं कि जो बिट निकलेगी वो शिफ्टिंग जो है वो तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ही है। अगर आप लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट के देखें तो आपकी टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्टिंग है, इसी तरह लॉजिकल शिफ्ट राइट के अंदर टूवर्ड्स लेफ़्ट टू कहते हैं आपकी टूवर्ड्स शिफ्टिंग जो है वो टूवर्ड्स राइट है। इसी तरह अरिथमेटिक शिफ्ट राइट के अंदर आपकी शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट है, लेकिन इसमें लॉजिकल शिफ्टिंग राइट में और अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो ये है कि जो वैल्यू एंटर होगी इन योर B31 वो लॉजिकल शिफ्ट राइट की तरह 0 एंटर नहीं होगी, बल्कि जो आपकी B31 की अंदर जो ऑलरेडी वैल्यू थी वो ही रिपीट होगी। दैट मीन्स कि अगर B31 के अंदर वैल्यू पहले 1 थी तो अब भी जो वैल्यू एंटर होगी दैट विल बी 1, और अगर वो वैल्यू 0 थी तो अब भी वैल्यू जो एंटर होगी दैट विल बी 0। उससे होगा ये कि आपका अगर हमें याद हो कि हमारी जो MSB है वो हमें आइडेंटिफाई करती है साइन नंबर को। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास वैल्यू MSB की 0 हो तो वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, जबकि अगर 1 हो तो वो एक नेगेटिव नंबर होता है। तो इन दैट केस अगर हमने अपने साइन को रिटेन करना है कि हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है इवन शिफ्टिंग के बाद भी, तो अगर हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो उससे हमारा साइन रिटेन रहेगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ भी होती, अगर हम इसी के अगेंस्ट बात करें अरिथमेटिक शिफ्ट राइट का, तो फिर इसके अगेंस्ट हमारे पास अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ़्ट भी होना चाहिए। अगर हमारे पास अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ़्ट हो तो उसका बिहेवियर एग्जैक्टली वही होगा जो लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट का होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो MSB है उसका इफ़ेक्ट हमारे सिस्टम पर आता है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि वो से जो है हमारा साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारे पास अगर जो है अगर हमारी LSB से वैल्यू एंटर हो रही है तो हमें वहाँ पे चूँकि साइन को रिटेन नहीं करना, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ़्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका अगर हम होगा भी तो उसका बिहेवियर जो है वो लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट का ही होगा, इसलिए हम अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ़्ट को यूज़ नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ मौजूद है दैट इज़ रोटेट राइट। रोटेट राइट के अंदर ये है कि आपकी जो वैल्यू
यहाँ से LSB से बाहर निकलेगी, वो ना सिर्फ हमारे कैरी फ्लैग के अंदर जाएगी, बल्कि जो वैल्यू बाहर निकली है वो दूसरी तरफ से घूमकर जो B31 के अंदर एंटर होगी वो वाली वैल्यू होगी जो हमने LSB वाली साइड से बाहर निकाली है। जबकि हम इसी तरह अगर हम रोटेट राइट एक्सटेंडेड की बात करें तो रोटेट राइट एक्सटेंडेड के अंदर ये होगा कि आपकी जो B0 से वैल्यू बाहर निकलेगी वो वैल्यू कैरी फ्लैग में जाएगी, और जो कैरी फ्लैग के अंदर प्रीवियस वैल्यू पड़ी थी वो हमारी B31 में जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये इसमें रोटेट राइट में और रोटेट राइट एक्सटेंडेड में एक फ़र्क आता है। रोटेट राइट के अंदर जो वैल्यू बाहर निकलेगी वही वैल्यू B31 में जाएगी, जबकि रोटेट राइट एक्सटेंडेड के अंदर जो वैल्यू B0 से बाहर जाएगी वो कैरी फ्लैग में जाएगी, और इसमें जाने से पहले जो कैरी फ्लैग के अंदर वैल्यू थी वो वैल्यू हमारी B31 में एंटर होगी। अब यहाँ पे सवाल दूसरा एक और उठता है कि जब रोटेट राइट मौजूद है तो रोटेट लेफ्ट क्यों नहीं। बेसिकली अगर आप इसको नोटिस करें कि अगर हमारी सिर्फ तरतीब चेंज हो जाए, यानी हम नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट राइट को अगर बढ़ा दें तो हमारी रोटेट लेफ्ट बन जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने बिट नंबर 31 को जो है वो B0 तक लेके आना है तो आप जो है 31 टाइम्स उसको रोटेट राइट कर दें तो वो B0 पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपके सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स जो है सिर्फ चेंज होंगे। अगर यही आपने रोटेट लेफ्ट करना होता तो आपने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू B31 की वैल्यू को B0 पे पहुंचा देना था, क्योंकि इन दैट केस आपका प्रोसीजर जो है वो इस तरीके से रन करना था। लेकिन यहाँ पे उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, तो आपको रोटेट राइट को यूज़ करते हुए आप सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि आप रोटेट राइट को यूज़ करते हुए सिर्फ आपकी नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ जाएंगी। इसी तरह हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुई है। जो हमारे पास बैरल शिफ्टर की जो हमारे पास रोटेट राइट की इम्प्लीमेंटेशन है उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से हुई है। हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारे पास 4 बिट की बैरल शिफ्टर मौजूद है, तो बैरल शिफ्टर के अंदर हम ये देखें ये D3 है, ये D2 है, ये D1 है और ये D0 है। तो आप अपने जो है आप एक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर आपके पास जो आउटपुट है Y3 to Y0 आप उसको देख सकते हैं कि अगर आपके पास सिलेक्टर स्विच अगर 0 हो तो आपको आउटपुट जो है वो शिफ्टिंग के बगैर मिलेगी, लेकिन अगर आपका सिलेक्टर स्विच 1 हो तो दैट मीन्स आपको 1 शिफ्टिंग के बाद जो है आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट मीन्स कि वो जो आपकी सिंगल शिफ्टिंग होगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी। दैट इज़ कि अगर हम बात करें कि हमारे पास था D0, D1, D2, D3 और आपके पास वैल्यू है 1010 और मैं इसको जो है 1 रोटेट करता हूँ, 1 टाइम रोटेट करता हूँ, तो 1 टाइम रोटेट करने पे मेरे पास चूँकि ये रोटेट राइट है और ये इस तरफ को रोटेट करेगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो शिफ्ट कर जाएगी 101 और 0। ये वाला 0 जो है ये ना सिर्फ कैरी फ्लैग में जाएगा बल्कि यही जो है ये यहाँ पे रोटेट होके इस साइड पर आ जाएगा। और ये वाला जो है ये एज इट इज़ आगे मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमने 2 टाइम्स रोटेट करना है तो उसके अंदर हम इसको दोबारा शिफ्टिंग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये 101 जब आगे शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा 10 और जो है ये वाला 1 जो है ये जब बाहर निकलेगा तो ये रोटेट होके पिछली साइड पर आएगा और आपका बन जाएगा 10 और ये 10 जो हमारा पहले ही शिफ्ट हो चुका हुआ है। सो आपकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आप अगर विदाउट शिफ्टिंग देखते हैं तो आपका डाटा है D0 से D3।
और जैसे ही आपको इसके ऊपर शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं, तो आपकी वैल्यू यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहाँ से जो वैल्यू बाहर निकलेगी दैट इज़ D0, और रोटेट होके वो इस साइड से वापस आएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट टाइम देखें तो आपकी D1 जो वैल्यू है विच इज़ दिस, वो रोटेट होके इस साइड से वापस आती है, और थर्ड टाइम के अंदर आपकी जो है वो D2 जो है वो रोटेट होके इस साइड से वापस आती है। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। कि आप इनकी पोजीशन सिर्फ नोटिस कर लें कि इनकी पोजीशंस क्या हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको उनकी जगह मक्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, जो कि आपको इनकी पोजीशन के हिसाब से इनको रोटेट करवा देंगे। सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास ये आपका S0 और S1 है, जो स्विचर्स हैं, ये आपको बताएंगे कि आपने किसको कहाँ पे शिफ्ट करना है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपकी वैल्यू S0 और S1 की 0 हो, तो आपका जो D0 है वो Y0 पे आपका जो है वो आउटपुट देगा। सो दैट मीन्स कि अगर आप इसको देखेंगे, ज़ीरो के केस में, तो आपकी जो आउटपुट है वो इस तरह ही बाहर आएगी। जिसके अंदर हमें कोई शिफ्टिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेड नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन अब जब हम बात करेंगे कि हमें एक शिफ्टिंग चाहिए, तो हमारे पास 1 डिजिट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो S0 और S1 के केस के अंदर जो शिफ्टिंग होगी दैट विल बी लाइक दिस। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग देखें 1-0 के केस में, जो कि हमारी 2 टाइम्स शिफ्टिंग हो रही है, तो 2 टाइम्स शिफ्टिंग के केस में जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो ये हैं। और इसी तरह इसकी लास्ट कन्फिग्रेशन इज़, आप यहाँ पे लाइंस देख सकते हैं कि अगर हम 3 जो है वो 3 बिट की शिफ्टिंग करें, तो ये हमें शिफ्टिंग नज़र आएगी कि हमें जो D2 है वो हमें इस पोजीशन पे मिलेगा, D0 जो है वो हमें सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, D1 जो है वो सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, और D3 जो है वो हमें Y0 पोजीशन पे मिलेगा।
अब हम देखते हैं कि जब हम बैरल शिफ्टर के थ्रू हम एडिशन करते हैं तो अगर हमने एडिशन करनी हो तो आप देखते हैं कि आपके पास एक डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन के अंदर जो है वो आपका जो है रिज़ल्ट जो है वो सोर्स से ऐड होके इसमें आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ आपको R0 कॉमा ये जो सेकेंड वेरिएबल है वो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ के R0 कॉमा LSL और जो है LSL3। बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप R0 को 3 मरतबा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट देने के बाद R0 में ही ऐड कर रहे हैं और उसके बाद जो जवाब आएगा उसको आप R1 में सेव करवा रहे हैं। ये आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं कि आपका बिहेवियर ये है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों आ रहा है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी अभी देर में आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये उसी पैटर्न के ऊपर रेपिटेशन आई हुई है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट के बजाय लॉजिकल शिफ्टिंग राइट है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जब हम लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ़्ट कर रहे थे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा था, जबकि लॉजिकल शिफ्ट राइट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन का साइन आ रहा है। सो बेसिकली सवाल ये उठता है कि ये साइन क्यों आ रहा है, उसकी वजह है। उसकी वजह एक्सप्लेन हम इस कमेंट से करते हैं। कि अगर आप इसको नोटिस करेंगे कि आपके पास जो शिफ्टिंग है, अगर हम n टाइम्स अगर हम n बिट्स जो है वो एक साइंड या अनसाइंड नंबर को हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो हम बेसिकली इफ़ेक्ट दे रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2⁻n। लेकिन जब हमने शिफ्टिंग करनी हो टूवर्ड्स राइट, अगर हम राइट शिफ्टिंग करें n बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट साइंड नंबर को, तो उसका इफेक्ट डिवीजन का आता है। सो अब आपको मेरे ख्याल से शायद समझ आया हो कि हमने जब यहाँ पे LSR किया था तो उससे इफेक्ट क्या हुआ, डिवीजन का। और जब हमने यहाँ पे LSL किया विच इज़ लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो है इफेक्ट पैदा होना शुरू हुआ। हम इसको क्यों यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली आपके पास जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके अलावा हमारे पास एक और तरीक़ेकार भी मौजूद है कि हम मल्टीप्लिकेशन को एक और वे में भी मुकम्मल कर सकते हैं। और वो वे ये है कि बजाय हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के, हम उसकी एडिशन और उसके बाद उसको शिफ्टिंग उसके ऊपर अप्लाई करें। सो अगर हम यहाँ पे देखें, हम ये मैंने किसी एक जगह से आपको समझाने के लिए एग्जांपल ली है। अगर हमें 2 बाइट्स हैं AL और BL के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है और हमने उसको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको किस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन। उसका तरीक़ेकार ये है कि वी विल मल्टीप्लाई द नंबर्स यूजिंग एडिंग एंड शिफ्टिंग मेथड। तरीका मेथड क्या है, यू ऐड द नंबर विद इटसेल्फ एंड रोटेट the other number each time the shifting is done by 1 bit to the left along with the carry। आप अपने नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। मैं आपको पूरा प्रोसीजर नीचे भी दिखाऊंगा कि आप इस प्रोसीजर को कैसे जो है वो करेंगे। और आप नीचे एक काउंटर लगाएंगे। ये काउंटर बेसिकली आपकी नंबर ऑफ जितनी आप नंबर ऑफ शिफ्टिंग करेंगे ये उसके लिए आपका नंबर आ जाएगा कि जितनी शिफ्टिंग करेंगे और उस शिफ्टिंग के लिए आपका ये काउंटर चल पड़ेगा।
अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ए एल के अंदर हमारे पास एक 11 हेक्स नंबर मौजूद है, जबकि बी एल के अंदर 10 हेक्स नंबर मौजूद है, और हमने जो शिफ्टिंग करनी है दैट इज़ 4 टाइम्स, या हमारा जो काउंटर है दैट इज़ 4 टाइम्स। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है व्हाट इज़ ए एक्स। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली वहाँ पे जो रजिस्टर्स होते हैं उनके नाम होते हैं ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड डी एक्स। और ये एक रजिस्टर जो है ए एक्स, इसके दो हिस्से भी हो सकते हैं, दैट मीन्स कि ए एच एंड ए एल, बी एच एंड बी एल, सी एच एंड सी एल, डी का डी एच एंड डी एल। सो दैट मीन्स कि आपके पास एक रजिस्टर है और उसके आप दो हिस्से यूज़ कर सकते हैं। एक अपर जो है उसकी बाइट्स कह लें, वो उसकी हायर बाइट्स आ जाएंगी और लोअर बाइट्स आ जाएंगी। जो हायर बाइट्स हैं उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोअर बाइट्स हैं उनको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि हम जो है वो 16 बिट के अंदर भी हम डील कर सकते थे रादर देन ओनली डीलिंग इन 32 नंबर्स। सो बेसिकली आपने यहाँ पे ये क्या किया है कि ये ए एल जो है, ये नंबर जो है ये बेसिकली लोअर बाइट का सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। और इसी तरह बी एल जो है वो भी लोअर बाइट में कंप्लीटली आ सकता है। और काउंट के लिए तो हमारे पास हमने 4 काउंटिंग के लिए रखा ही हुआ है। ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, ये इसकी वजह आपको ज़रा आगे समझ आएगी। हम इस एग्जाम्पल को करते हैं और ये देखते हैं कि मेरे पास ए एल के अंदर वैल्यू थी 11H। मैंने आपको बताया कि ए एक्स के दो हिस्से मौजूद हैं, ए एच और ए एल। हम इन दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपने उस वक्त देखा था कि हमारे पास एक रजिस्टर है और उसके अंदर वैसे तो वो 32 बिट का है, लेकिन हम उसके जो है वो लोअर 16 बिट्स को यूज़ कर रहे थे। सो दैट मीन्स कि मैंने जो ये छोटा नंबर है इसको एक बड़े रजिस्टर के अंदर ला के रख दिया है ताकि मैं इसकी अपर जो हायर बाइट्स हैं उनको भी यूटिलाइज कर सकूं। सो किया क्या है कि आप जिसका स्टेप नंबर 1 है उसके अंदर हमने ये किया कि जो ए एल है उसकी वैल्यू को हमने यानी पूरे ए को हमने पूरे रजिस्टर को यूज़ कर लिया, यानी हमने एक बड़ी मेमोरी के अंदर उस नंबर को रख दिया और हमने उस एक नंबर को उसी एक नंबर के अंदर ऐड कर दिया। और जब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारे पास बी एल है अगर हम इसको बाइनरी में लिखें तो वो हमें इस तरह नज़र आएगा, जिसके अंदर जो इसकी अपर बाइट है वो ये है और लोअर बाइट ये वाली है। सो आपका जो नंबर बनेगा दैट इज 1 एंड 0। इसके बाद आपने ये किया है कि आपने जो नंबर है उसको रोटेट किया है BL को। जब आप इसको रोटेट करेंगे या शिफ्ट करेंगे, आप टुवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, तो लेफ़्ट शिफ्ट करने से आपके पास जो नंबर है जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो इसकी MSB से निकल के कैरी फ्लैग में चली जाएगी और लेफ़्ट साइड से एक 0 एंटर हो जाएगा। सो आपको नज़र आएगा कि ये नंबर जो है ये चेंज होके आपको ये नंबर इस तरह नज़र आएगा। अब आपके पास जो नंबर है वो ये रह गया है। और चूंकि आपके पास 0 की एंट्री हुई है तो दूसरा नंबर जो है वो आपके पास ये वाला है। तो अगर आप इसको हेक्स में देखेंगे तो आपको नंबर ये इस तरह नज़र आएगा 2 और 0। और चूंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 बाहर निकली तो आपके कैरी फ्लैग की वैल्यू अभी तक आपको 0 ही नज़र आएगी।
जब आपने ये काम कर दिया तो फिर आप इसके नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि आपने चूंकि एक मरतबा शिफ्टिंग कर ली है तो आपका काउंटर जो है वो 1 डिक्रीमेंट कर जाएगा। जब आपका 1 डिक्रीमेंट करेगा तो अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। स्टेप 2 के अंदर हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो शिफ्टिंग के बाद कैरी की वैल्यू निकल कर आई, क्या वो 0 थी या 1 थी। हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 0। तो हमने जब चेक किया कि कैरी की वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियसली रिजल्ट जनरेट हुआ था हम उसको दोबारा उसी में ऐड कर देंगे जिस तरह हमने पहले पिछले स्टेप में किया था, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो दोनों का एडिशन होगा। यही वजह थी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एडिशंस इंक्रीज कर रही हैं तो हमारा नंबर जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, तो हो सकता है कि वो एल की जो है वो लिमिट से बाहर चला जाए, इसलिए हमने बड़े रजिस्टर के अंदर उसकी वैल्यू को रख के मैनिपुलेशन शुरू की। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो उसके बाद अगला स्टेप हमने ये किया कि हमने दोबारा उसको रोटेट किया, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने उसको टुवर्ड्स लेफ्ट उसको शिफ्ट किया। जब हमने उसको टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू बाहर आई वो अगेन 0 थी, और जो वैल्यू हमारे पास अंदर रह गई वो ये बनी। चूंकि ये पहले 1 इस पोजीशन पर था और ये अब अगले नंबर पर शिफ्ट हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली 2 से 4 हो गया है, और आपके पास जो हेक्स नंबर बन गया है दैट इज 40, और बाहर निकलने वाली वैल्यू भी आपके जो कैरी फ्लैग में गई है दैट इज अगेन 0। फिर इसके बाद आपने चूंकि हमने दोबारा शिफ्टिंग कर ली है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हमने 2 टाइम्स जो है वो शिफ्टिंग कर ली है, अब तीसरी मरतबा के लिए हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया। जब हमने कैरी जनरेट किया तो क्या हमारे पास कैरी जनरेट हुआ, लेकिन कैरी तो जनरेट नहीं हुआ क्योंकि वो अगेन 0 था। चूंकि वो 0 था तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा अपने वाले आंसर को दोबारा उसी के अंदर ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आप दोबारा अपने BL को 1 की शिफ्ट देंगे। जब आपने 1 की शिफ्ट दी तो आपके पास चूंकि अभी 4 था तो दैट मीन्स आपकी अभी भी MSB 0 थी, तो अब जब आपने दोबारा शिफ्ट किया तो अब दोबारा आपके पास वैल्यू जो कैरी फ्लैग में आई दैट इज अगेन 0, और आपके पास जो नंबर पीछे बचा वो ये था विच इज 8 and 0। सो चूंकि आपके पास अभी भी जो है वो कैरी फ्लैग 0 ही आया है, डेफिनेटली अभी आपने क्योंकि लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट कर दी है तो आपकी 3 शिफ्टिंग हो गई हुई हैं, अब आपकी चौथी शिफ्ट होनी बाकी है विच इज़ योर लास्ट शिफ्टिंग। सो आप जो है दोबारा अगले प्रोसीजर की तरफ जाएंगे और इसके अंदर आप देखेंगे कि क्या आपके पास जो है वो जो नंबर जनरेट हुआ है उसके जो कैरी जनरेट हुआ है उसके अंदर 1 आया, लेकिन अभी भी आपके पास कैरी के अंदर 1 जनरेट नहीं हुआ। तो आप अगेन क्या करेंगे, आप नंबर के अंदर वही नंबर दोबारा ऐड कर देंगे, और ये जो आपकी लास्ट टाइम रह गई थी विच इज़ योर काउंट नंबर 4, आपका जो शिफ्ट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट कर देंगे। जब इस मरतबा आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपका कैरी जो जनरेट होगा दैट विल बी 1, और आपके पास जो रिमेनिंग अंदर जो वैल्यू बचेगी दैट इज 0 and 0। जब आपने शिफ्टिंग कर ली तो आपने आखिरी मरतबा दोबारा चेक किया कि आपके पास क्या कैरी जनरेट हुआ है। यस, दिस टाइम आपके पास कैरी जनरेट हुआ है। तो इस मरतबा जब आपके पास कैरी जनरेट हुआ है तो आप AX और BX दोनों को ऐड करेंगे। AX के अंदर अभी आपके पास जो वैल्यू मौजूद थी, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, AX के अंदर जो वैल्यू मौजूद थी आपके पास वो थी 110, और BX के अंदर वैल्यू क्या है, आपने जो शिफ्टिंग की वो उसके सिर्फ BL में की। हमने बात की थी कि आपके पास BX के अंदर भी 2 हिस्से हैं, BH and BL। आप इस एरिया में सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे थे, इसका नंबर आपने वैसे के वैसे ही रखा हुआ था, क्योंकि आपने इसको छेड़ा ही नहीं तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था 0 0 0 and 0। शिफ्टिंग आपकी इसमें हो रही थी, जब आपकी 1 के साथ सारी शिफ्टिंग हो गई तो
एल के अंदर वैल्यू क्या बची थी आपके पास? 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। सो आप अगर इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? आपके पास जो वैल्यू थी वो थी 0 1 1 0 और बी एक्स की वैल्यू मौजूद थी आपके पास 0 0 0 0। ये आप इसको को रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका वैल्यू आई थी ये 110, ये यही वाली वैल्यू है, और जो आपके पास बी एल के अंदर वैल्यू मौजूद है ये वाली वैल्यू है। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया दैट इज 0110, which is exactly the multiplication from 11 hex with 10 hex। सो ये बेसिकली टेक्निक है कि जहाँ पे आप विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यूजिंग एडिशन एंड शिफ्टिंग। ये बताना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि अक्सर औकात हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मल्टीप्लायर ऑन अ हार्डवेयर लेवल जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई भी हो। आप तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेकिन क्या आपका हार्डवेयर उसको मल्टीप्लायर के वे में करेगा? क्योंकि आपका हार्डवेयर को आपको बेसिकली रिजल्ट से मतलब है, आपको ये कंसर्न नहीं है कि आपके हार्डवेयर लेवल के ऊपर जाके क्या वो मल्टीप्लायर से मुझे मल्टीप्लिकेशन करके देता है या एडिशन एंड शिफ्टिंग के थ्रू मुझे करके देता है। सो जहाँ पे आप सिर्फ प्रोग्रामिंग तक आप कंसर्न हो रहे होते हैं तो फिर आपको शायद इसके अंदर इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दूसरा वे क्या मौजूद है आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो ये मैंने आपको दूसरा वे भी बता दिया है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो जो सेकंड वे है वो हम यूज़ करते हैं यूजिंग एडिशन अलॉन्ग विद शिफ्टिंग। तो वो हम कैसे करते हैं, होपफुली आपको समझ आया होगा।